हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिडक्शन। डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A। अच्छा, ये चैप्टर 6A आपके बुक का चैप्टर 6A नहीं है, राइट। द इंटायर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स एंड देन ईच चैप्टर हैज गॉट वेरियस सेक्शंस, राइट। तो व्हाट इज दिस चैप्टर 6A? ये चैप्टर 6A है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि रेंज करता है सेक्शन 80C से लेके 80U तक, राइट। एंड ऑल दीज डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन ऑर्डर टू अराइव एट टोटल इनकम, राइट। इतनी सारी डिडक्शन मिलते हैं, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑल दीज डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं अंडर द न्यू रिजीम, दैट इज सेक्शन 115 BAC। अगर आप न्यू रिजीम के तहत टैक्सेस पे कर रहे हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलती है। हालांकि दो डिडक्शन तब भी मिलती है, अगर आप न्यू रिजीम में भी टैक्स पे कर रहे हैं तो भी दो डिडक्शन मिलती है इस चैप्टर 6A की। ये चाहे तो आप जल्दी से नोट कर लें, वो कौन कौन से दो सेक्शन है, 80CCD2 और 80JJAA। इन दोनों सेक्शन की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज कोई भी और डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों है कि ये डिडक्शन नहीं मिल रही है? बेसिकली आप पूरे चैप्टर 6A में पाएंगे कि ये सारी डिडक्शन मोटा मोटी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने की, कुछ सेविंग करने की वजह से है। लेकिन जब न्यू रिजीम लाया गया तो निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पता है क्या बताया? कहा कि हम न्यू रिजीम के तहत टैक्सेस को ही कम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, ओल्ड स्लैब में क्या होता था कि जो 30% का स्लैब है वो 10 लाख रुपए की इनकम के बाद ही आ जाता था, जबकि न्यू स्लैब में देखा जाए तो 30% वाला स्लैब कब आता है? 15 लाख रुपए की इनकम के बाद आता है, ठीक है। तो न्यू स्लैब में आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम रिबेट वगैरह को लेके, छूट को लेके नॉन टैक्सेबल हो जाती है। ओल्ड स्लैब में सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही नॉन टैक्सेबल हो रही थी, रिबेट वगैरह लेकर भी। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो कम लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये बताया कि अगर आप न्यू स्लैब को ऑप्ट करते हो तो बड़े सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको अवेल करने नहीं दिए जाएंगे। और सही मायने में देखा जाए तो जो लोग न्यू स्लैब को ऑप्ट कर रहे हैं उनको डिडक्शन वगैरह की आवश्यकता भी नहीं है, उनके लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती डिडक्शंस वगैरह की। निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट सुना रही थी, जब उन्होंने न्यू रिजीम को इंट्रोड्यूस किया, तो पता है क्या बताया? बताया कि पहले लोग ऐसे होते थे कि जितना कमाते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा सेव करने में बिलीव करते थे। वो कहते थे कि मेरे बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी भी खाएगी, इतना हम कमा के जाएंगे। बहुत पहले की जनरेशन के लोग तो ऐसे सोचते थे कि हम 7 बीड़ी खाए, इतना कमा के जाना है, राइट। और आज की पीढ़ी क्या सोचती है? 7 दिन भी वो खुद नहीं खा पाएगी अगर पैसा कमाना बंद कर दे। मैं आश्चर्य हूं, मैं आपको एक बहुत जेन्युइन बात बताने जा रहा हूं। और ये न्यूज मैंने सुनी थी कोविड के टाइम पे, जब कोविड के समय लॉकडाउन हुआ था तो न्यूज में एक बात बहुत ज्यादा हलचल मचाई थी। पता है, वो एक बंदा था जो बैंगलोर में किसी IT कंपनी में काम कर रहा था, जिसकी तनख्वाह 1,20,000 रुपए महीना थी, राइट। और जैसे ही लॉकडाउन होता है उसके 45 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया था। और उसने सुसाइड नोट में यह बात मेंशन भी की थी कि उसके पास बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है पे करने के लिए, एंड सिंस लॉकडाउन हो गया है तो ही इज नॉट गेटिंग सैलरी फ्रॉम द कंपनी एंड देयरफॉर ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और उसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किए गए तो पता है क्या पाया गया? कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करता था और आगे से आगे खर्चा कर देता था। मतलब सैलरी आती थी तो वो पुराने खर्चे जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड से कर चुका था उसकी पेमेंट करता था, राइट। मतलब वो हमेशा माइनस में ही होता था, बैंक बैलेंस उसका हमेशा 0 ही होता था। बताइए, 1,20,000 रुपया महीने कमाने वाला बंदा 45 दिन सरवाइव नहीं कर पाया, नहीं कमाया, तो क्या हाल हो रखा है हमारे देश के युवा का। इतना ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं। पहले कभी आपने देखा था किसी को कार के लिए भी लोन लेते थे? नहीं। अच्छा खासा पैसा होता था, ठीक है, लुंगी में गांठ बांध के लोग रखे रहते थे, लेकिन कोई भी रईसी नहीं करते थे, साइकिल से चलते थे। आज की युवा 20,000 रुपया का मोबाइल लोन पे लेती है, किस्तों में चुकाती है, ठीक है। तनख्वाह 10,000 रुपया महीना है लेकिन 25,000 रुपए का मोबाइल खरीद लेते हैं। कहते हैं तनख्वाह
जब मिलेगी तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पे कर देंगे। शौक बड़ी चीज है, ये आज की युवा का कहना है। तो यही बात निर्मला सीतारमण जी ने भी बजट के दौरान बताया कि आज की हमारी युवा पीढ़ी को बचत वगैरह तो करना ही नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये जो डिडक्शन वगैरह की चीजें ये बेकार पड़ी हुई है इनकम टैक्स में, राइट। और टैक्स लायबिलिटी तो ओल्ड स्लैब में बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक लोअर टैक्स रेट वाला स्लैब बनाया और कहा इसमें हम डिडक्शन वगैरह नहीं देंगे। तो बेसिकली आज की युवा पीढ़ी वहीं पे फिट बैठेगी कि उनको भाई डिडक्शन वगैरह तो वैसे भी क्लेम नहीं करना है कुछ भी, और टैक्स का रेट कम लगेगा तो वो वहां पे फायदेमंद होगा उनके लिए। Obviously, this is not beneficial. This new slab is not at all beneficial for those who are saving a lot, who is eligible to claim various exemptions and deductions. वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आज के लोग बच्चों के लिए है जो नौकरी पाते हैं और पूरा पैसा खर्च करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 80C से 80U तक के डिडक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये डिडक्शन उन्हीं को मिलती है जो लोग ओल्ड स्लैब के तहत टैक्सेस को पे कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट तो न्यू स्लैब मिलता है, तो जो बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब में चले जा रहे हैं और ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं न्यू स्लैब से, उन्हें ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। हालांकि दो डिडक्शन उन्हें भी मिल जाएगी, मैंने बताया सेक्शन 80CCD2 और 80JJAA। नाउ नेक्स्ट बात, अगर आप ओल्ड स्लैब से भी, ओल्ड स्लैब के तहत भी टैक्सेस को पे कर रहे हैं तो भी कुछ इनकम से डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। वो इनकम कौन सी है? वो इनकम कौन सी है जहां से आपको डिडक्शन नहीं मिलती है? जितनी भी इनकम पे आप स्पेशल रेट से टैक्सेस पे करते हैं। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले पे स्पेशल रेट से टैक्स पे करते हैं 10% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला जिसपे 20% का टैक्स देते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जिसपे आप 15% का टैक्स देते हैं, और वो तकदीर वाली इनकम जिसपे आप 30% के रेट से टैक्स देते हैं। इन सभी इनकम से आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड स्लैब में भी स्पेशल रेट वाली इनकम से तो डिडक्शन पहले भी नहीं मिलता था, और न्यू स्लैब में तो मिलेगा ही नहीं डिडक्शन, राइट। तो चलिए इसके साथ हम शुरू कर सकते हैं अपने डिडक्शन चैप्टर को, बट बिफोर दैट एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके जो अभी मैंने बात आपको समझाई है उसको क्लैरिफाई कर दूं। डिडक्शन, मान लीजिए आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 112 की, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और IOS है, ठीक है। ये है 2 लाख रुपया, ये है 1 लाख रुपया आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1 लाख। ये जो 112A में 1 लाख रुपया एग्जेम्प्ट होता है, तो आप ये मत कहिएगा कि ये एग्जेम्प्ट वाला है, ये आफ्टर डिडक्टिंग 1 लाख है, ये टैक्सेबल पोर्शन है, ठीक है ना। 111A वाला है 1.5 लाख रुपया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000 रुपया, और 70,000 रुपए का IOS है। कैन यू जस्ट मेक अ टोटल ऑफ दिस? 2 3 4 4.5 5 5 70, ठीक है। आपका डिडक्शन, एलिजिबल डिडक्शन कितना है, मतलब आपको कितना डिडक्शन मिल सकती है? एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो है वो आपका 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। 1.5 लाख रुपया मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, सेविंग्स की हुई है, उसके बेसिस पे 80C से लेके 80U तक आपको जो डिडक्शन मिलनी चाहिए वो 1.5 लाख रुपए की मिलनी चाहिए। लेकिन पता आपको मिलेगी कितनी? स्पेशल रेट वाली इनकम से मिल नहीं सकती, तो स्पेशल रेट वाली इनकम को हटा दीजिए। उसके अलावा बाकी इनकम कितनी है? तो 50 70 1 20, बस इन्हीं इनकम से डिडक्शन मिल सकती है, तो आपको 1,20,000 डिडक्शन मिलेगी। आप एलिजिबल थे 1,50 के, फिर भी 1,20 मिलेगी, ठीक है। दिस आई एम टॉकिंग फॉर ओल्ड स्लैब, ठीक है। ओल्ड स्लैब में 1,20 की डिडक्शन मिलेगी। अगर न्यू स्लैब की बात करें तो डिडक्शन कितना हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा निल। हालांकि 2 सेक्शन की डिडक्शन मिलती है, 80JJAA और 80CCD2। हम मान रहे हैं कि वो 2 सेक्शन नहीं है यहाँ पे, इस 1.5 लाख में वो 2 सेक्शन की डिडक्शन नहीं थी।
चलिए मान ही लेते हैं एटीसी की डिडक्शन है ये। चलिए तो अब सीधी सी बात हो गई कि एटीसी का तो न्यू स्लैब में मिलेगा ही नहीं, तो नील हो गई डिडक्शन, और ओल्ड स्लैब में 1,20,000 मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इनकम अदर देन स्पेशल रेट वाली इनकम से आपको डिडक्शन मिलती है। देखिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए नॉट अवेलेबल फ्रॉम एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A और बाकी तकदीर वाली इनकम जिसपे 30% आप टैक्स देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अब सबसे पहला सेक्शन है 80C, यहीं से स्टार्ट होगा, और आपको ध्यान रखना होगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको सेक्शन रटने हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? यस, जब आप एग्जाम में डिडक्शन क्लेम करेंगे तो सेक्शन लिखना पड़ेगा, राइट? और डिडक्शन क्लेम करने के लिए क्या होता है कि सिचुएशन आती है, आपको सिर्फ डिडक्शन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में डिडक्शन होगा ये भी पॉसिबल है, और सिर्फ डिडक्शन पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एटीसी पे क्वेश्चन है, या एटीयू पे क्वेश्चन है, एटीडी पे क्वेश्चन है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट? तो आप एग्जाम में जब डिडक्शन क्लेम करेंगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे जो हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, इन दिस सेक्शन, इसलिए आपको याद करना है सेक्शन। ये किस बात का मिलता है? एलआईसी प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, इस तरीके का है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए एटीसी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है आपको। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, चाहे रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। Condition to be satisfied, SSC has to make a deposit or investment in any one or more of the listed items during the previous year. Previous year में आप अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एटीसी के तहत डिडक्शन मिलेगी, ठीक है? डिडक्शन किस बात की मिलेगी अब ये बताते जा रहा है। कैटेगरी ए, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एक्चुअली कुछ डिडक्शन ऐसी है जो इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिल जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद हम कैटेगरी बी पढ़ेंगे। कैटेगरी बी कुछ दूर बाद आएगा, कहां गया, ये रहा, जहां पे एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली। तो एटीसी में कुछ डिडक्शन ऐसी है जो इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिलती है, कुछ डिडक्शन ऐसी है जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, यानी एचयूएफ को नहीं मिलती। तो पहले हम वो डिडक्शन पढ़ने वाले हैं जो कॉमन है, इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को ही मिलेगी, ठीक है? अच्छा चलिए पढ़िए, कितनी किसको मिलेगी डिडक्शन और कितनी मिल रही है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय ए पर्सन टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। लाइफ पॉलिसी कराते हो या इंडोनमेंट पॉलिसी कराते हो। व्हाट इज लाइफ पॉलिसी? लाइफ पॉलिसी होती है 95 साल या 100 साल की आप पॉलिसी लेते हो, मतलब आपकी एज 95 साल 100 साल तक हो जाएगी, तब तक ये पॉलिसी कवर करेगी, आपका रिस्क उठाएगी, तो इसे कहते हैं लाइफ पॉलिसी। इंडोनमेंट पॉलिसी का जो टेन्योर होता है ये एज बेसिस है, ये टेन्योर पे होता है कि अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, छोटे टेन्योर की पॉलिसी होती है 10 to 20 ईयर्स, इस तरीके की पॉलिसी को इंडोनमेंट पॉलिसी बोलते हैं। लेट अस लीव दिस थिंग्स, हमें इससे मतलब नहीं है, हम सीधा सीधा समझते हैं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो, चाहे एलआईसी का कराओ, चाहे किसी भी प्राइवेट कंपनी का कराओ, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो तो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन दी जा रही है यहां पे, राइट? मेरी ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए थी और मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा किया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी और मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? सिर्फ 9 लाख रुपए। तो देखिए मैंने टैक्स बचा लिया, यहां पे मेरी इनकम को कम कर दिया गया, बिकॉज आई हैव पेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज गवर्नमेंट डूइंग दैट? अगर हम इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो सरकार क्यों हमें डिडक्शन दे रही है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सिर्फ 15% लोगों के पास इंश्योरेंस है, अपने लाइफ का इंश्योरेंस है, सिर्फ 15% लोगों के पास। जबकि अगर मैं गाड़ियों की बात करूं ना तो 100% लोगों के पास अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस है। मतलब अगर गाड़ी ठोका गई कहीं तो उसका भरपाई मिल जाएगा, लेकिन अगर इंसान कहीं चला गया तो उसकी भरपाई नहीं है। मतलब इंसान अपने खुद के जीवन से ज्यादा कीमती अपनी गाड़ी को मानता है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है लेकिन अपनी लाइफ का नहीं। पता है ये क्यों? क्योंकि गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है और लाइफ का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी विल है। आप कराना चाहें तो कराइए, नहीं तो मत कराइए। सरकार ये बात जानती है
और जानती है कि लोगों के लिए अगर मैंडेटरी चीजें नहीं होती हैं तो वो लोग नहीं कराते, जबकि ये बहुत जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस हो। पता है क्यों जरूरी है? मैं आपको बताऊं। एक डाटा ये कहता है कि इंडियन फैमिली की साइज जो होती है वो 5 लोगों की होती है। एवरेज फैमिली साइज ऑफ एन इंडियन इज 5 पीपल। मतलब एक परिवार में 5 लोग होते हैं। मतलब एक परिवार का मतलब क्या हुआ? माता पिता होंगे, ठीक है, उसका बेटा बहू होंगे और उसके बच्चे होंगे। 3 जनरेशन तो देखने को मिलती है। किसी में 6 लोग होते हैं, किसी में 7 लोग होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती है तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी होते हैं। एवरेज फैमिली साइज देखा जाए तो सरकार का कहना है कि 5 लोगों की फैमिली साइज है, और इस 5 लोगों में सिर्फ एक बंदा ही कमाता है हिंदुस्तान में, और 4 उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे देश का डाटा क्या कहता है पता है? कितनी डिपेंडेंसी है। 5 लोगों की फैमिली साइज है, जिसमें एवरेज बात हो रही है, जिसमें एक बंदा कमाता है। यानी अगर वो एक बंदे की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो 4 लोगों की लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। लेकिन ऐसे देश में भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया कि 15% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन यह जानकर आपको और आश्चर्य होगा कि उसमें से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास राइट इंश्योरेंस है। इनफैक्ट 2% भी नहीं है, 2 से भी कम ही है, 1 पॉइंट समथिंग है वो डाटा जो कहता है कि राइट इंश्योरेंस सिर्फ कितना है, 1 पॉइंट समथिंग। इतने परसेंटेज लोगों के पास ही राइट इंश्योरेंस है। नो, व्हाट इज दिस राइट इंश्योरेंस? एक बात बताइए, मैं अगर साल का 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, मैंने अपना जीवन बीमा करा लिया 1 करोड़ रुपए का, मेरे मर जाने के बाद मेरे घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। जल्दी बताइए, उनकी लाइफ सेट है एकदम? उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं यार, वो मेरी फैमिली है, उनको 1 करोड़ रुपए मैं कमाता हूं तो उनके खर्चे भी उसी प्रकार के हैं। उनका 1 करोड़ रुपए में कुछ नहीं होगा। राइट? तो दिस इज नॉट द राइट इंश्योरेंस। राइट इंश्योरेंस पता है किसको कहा जाता है? जितना मैं कमाता हूं उसका 20 गुना, जितना मैं साल में कमाता हूं उसका 20 गुना, इतने की इंश्योरेंस अगर है तो वो राइट इंश्योरेंस है। तब मेरी फैमिली को तकलीफ नहीं होगी, मेरे बिना भी फाइनेंशियली तकलीफ नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। मतलब अगर मेरी आमदनी साल की कितनी है, 1 करोड़ रुपए, तो पता है मुझे अपना इंश्योरेंस कितने का कराना चाहिए? 20 करोड़ रुपए का, कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को 20 करोड़ रुपए मिल जाए ताकि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। लेकिन लोग पता है क्या कराते हैं? खुद कमाते हैं, साल का 1 करोड़ रुपए अपनी इंश्योरेंस करा लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, मर जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अरे उनको हर साल 1 करोड़ रुपए मिलता था उस परिवार को। भाई जब तक आप जीवित थे 1 करोड़ रुपए कमा रहे थे आप हर साल के, तो आपकी फैमिली के खर्चे भी तो उसी प्रकार के हैं। एक बंदा जो 10 लाख रुपए कमाता है साल का, पता है उसको कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए? इंटू 20 कर दीजिए, 10 लाख इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2 करोड़ रुपए। उसको 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये होता है राइट इंश्योरेंस। लेकिन लोगों के पास राइट इंश्योरेंस नहीं है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने तो देखा है जो 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं उनके पास इंश्योरेंस 5 लाख रुपए की है। मैं सच बता रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा, आप अपने घर में देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके माता जी के पास, पिताजी के पास 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अरे कराए किस लिए है? ये क्या जरूरत है इसकी? राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस नहीं है तो सरकार मैंडेटरी तो नहीं कर रही है, लेकिन प्रमोट कर रही है, गरेज कर रही है कि भाई हम एटीसी में छूट दे देंगे, इसी बहाने लोग इंश्योरेंस करा लेंगे। अब मैं बताऊं तो शायद लोग इसीलिए इंश्योरेंस करा भी रहे हैं। ठीक है, मैंने कईयों से सुना है ये बात कि मैंने कहा कि भाई तुमने बड़ा कम का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कहे यार प्रीमियम बढ़ जाती ना, अगर ज्यादा का इंश्योरेंस लेते तो प्रीमियम बढ़ जाती। तो हम कहे ठीक है बात, प्रीमियम बढ़ जाती तो बढ़ जाती, इंश्योरेंस तो बड़ा ही लेना चाहिए ना। तो कहे नहीं, एटीसी में छूट जो होती है ना वो 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम होती है। ये इस पूरे सेक्शन की, पूरे एटीसी की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक की है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इससे बड़ा इंश्योरेंस ले लेंगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि एटीसी में छूट तो 1.5 लाख रुपए मिलेगी। तो मैंने कहा छूट के लिए इंश्योरेंस करा रहे हो क्या? मतलब परिवार की सेफ्टी हो जाए, फाइनेंशियल सेफ्टी, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस इसलिए हो रहा है कि छूट मिल जाए एटीसी में। क्या बात है भाई। तो लगे हाथ मैंने आपको एक चीज और बताई, इसे भी आप नोट करेंगे। एटीसी एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन इसके बाद पढ़ेंगे ATCCC और ATCCD1। ये 3 सेक्शन का मिला के जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता, ये मैक्सिमम सीलिंग है।
तो जब तक हम लोग सिर्फ एटीसी पढ़ रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे लिमिट है 1.5 लाख, लिमिट है 1.5 लाख। तो आप बार बार ये मत हमको याद दिलाइएगा कि सर ये तीनों का मिला के 1.5 लाख है, हमको भी मालूम है, लेकिन जब तक एटीसी पढ़ रहे हैं तो हमको बोलने दीजिए 1.5 लाख है, हालांकि तीनों का मिला के 1.5 लाख है। ठीक है, तीनों का मिला के, जैसे एटीसी में आपकी छूट बनी, मान लीजिए कितना मान लीजिए 1,20,000। एटी ट्रिपल सी में आपकी छूट बन रही है 30,000। एटी सीसीडी 1 में 50,000 रुपया। तो अब ये जोड़िए कितना हुआ, 2 लाख रुपया। लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, ये तीनों सेक्शन मिला के, तीनों सेक्शन मिला के आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिलेगी। मान लीजिए सिर्फ एटीसी ही आपका हो जाता है 1,80,000, तो ठीक है भाई, बाकी दो सेक्शन कुछ मिलेगा ही नहीं आपका, एटीसी में ही एग्जॉस्ट हो गई लिमिट। एटीसी 1,80,000 है तो बस 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा आपको। ठीक है, आइए अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो किसके किसके लिए कर सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ फॉलोइंग। इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ, अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, स्पाउस बीबी के लिए ले सकते हो, एंड चाइल्ड वेदर मेजर और माइनर ऑफ सच इंडिविजुअल। अब वो बच्चा मेजर है, माइनर है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता, आप इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। कोई भी बच्चा, एनी चाइल्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन केस ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ प्रीमियम पे कर रही है, क्योंकि एचयूएफ को भी ये डिडक्शन मिलती है, तो एचयूएफ पे अगर कर रही है प्रीमियम, तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए ये प्रीमियम पे कर सकती है, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट, अब हर सेक्शन की भी अपनी अपनी एक लिमिट है। ठीक है, इंटरनल लिमिट, हर एक इन्वेस्टमेंट की भी अपनी एक लिमिट है। यहां लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की भी एक लिमिट है। हालांकि एटीसी में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन तो ही ना मिलती है, बहुत सारी चीजों की डिडक्शन मिलती है, बहुत लंबा सेक्शन है ये, राइट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की खुद की भी एक लिमिट है। अभी तो मैंने जो 1.5 लाख बताया वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट नहीं बताई, वो मैंने एटीसी की लिमिट बताई, बल्कि एटीसी भी नहीं, 3 सेक्शन की मिला के लिमिट बताई 1.5 लाख। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की भी कोई लिमिट है, हां, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या है, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एक्चुअल सम एश्योर्ड शैल बी इग्नोर्ड। एक्चुअल सम एश्योर्ड शैल बी इग्नोर्ड, क्या कह रहा है, सम एश्योर्ड का इतना परसेंटेज तक ही आपको अलाउ होगा डिडक्शन, उस परसेंटेज के बियॉन्ड अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज द सम एश्योर्ड, आपने सुना होगा कि आपके पापा या मम्मी ऐसे बोलते होंगे 5 लाख का बीमा कराए हैं, 20 लाख का बीमा कराए हैं, तो वो जो वर्ड बोलते हैं ना 5 लाख का बीमा कराए, 20 लाख का बीमा, तो ये 5 लाख 20 लाख यही क्या है, सम एश्योर्ड। ठीक है, जितने रुपए की आप पॉलिसी कराते हो, तो जितने रुपए की आप पॉलिसी कराते हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज तक ही प्रीमियम आपको अलाउ होता है। अगर पॉलिसी कब तक ली गई थी, 31 मार्च 2012 तक, 31 मार्च 2012 तक अगर पॉलिसी ली गई थी, तो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको अलाउड है डिडक्शन, इससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 20% ऑफ द सम एश्योर्ड तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है आपको? अच्छा, यहां पे 2 तरीके के लोगों की बात कर रहा है, इंश्योर्ड इज डिसेबल और सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। ठीक है, बाद में जाके अंतर आएगा, लास्ट में जाके उनके लिए अलग लिमिट है और इंश्योर्ड एनी अदर पर्सन की लिमिट अलग है, तो जब अंतर आएगा तब बात करेंगे। प्रीवियस ईयर 12-13 में, ये 31 मार्च 2012 है, यानी कि अप टिल प्रीवियस ईयर 11-12 20% तक था अगर पॉलिसी इस पीरियड में आपने ली थी। प्रीमियम कब जमा कर रहे होगे, प्रीमियम तो अभी जमा कर रहे होगे, प्रीमियम तो करंट ईयर में जमा कर रहे होगे। करंट ईयर में आपको प्रीमियम जब पे किया हो तो डिडक्शन कितनी मिलेगी हम वो बता रहे हैं, लेकिन ये बात किस पे डिपेंडेंट है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कब ली थी। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे, अगर मान लीजिए वो कब लिए थे आप, 31 मार्च 2012 तक लिए थे तो 20%। अगर आप 12-13 प्रीवियस ईयर में लिए थे, इस पीरियड में लिए थे, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको अलाउड है। ठीक है, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको अलाउड है इस डिडक्शन। एग्जांपल समझाते हैं। पॉलिसी टेकन ऑन, ठीक है, दूसरा पॉलिसी टेकन ऑन सम एश्योर्ड प्रीमियम पेड इन करंट ईयर,
करंट ईयर में प्रीमियम कितना पे किए हो, डिडक्शन कितना मिलेगा। ठीक है। पॉलिसी टेकन ऑन, मान लीजिए 1/10/2010, ठीक है। सम एश्योर्ड 5 लाख, ठीक है। प्रीमियम पेड इन करेंट ईयर 1,20,000, तो डिडक्शन कितना मिलेगा। अब 1/4/2012 की पहले की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए का प्रीमियम, हमने कितना 5 लाख रुपए का कितना परसेंट हमको अलाउ होगा डिडक्शन, जितना सम एश्योर्ड है उसका 20% ही आपको अलाउ होगा, तो यानी 1 लाख रुपए की हमको डिडक्शन मिलेगी। अगर 12-13 में हम लिए हैं, यानी कि 12-13 का मतलब हो गया 1/10/2012 मान लीजिए, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 12-13, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन है तो हमको कितना अलाउ होगा डिडक्शन, सम एश्योर्ड का सिर्फ 10%, यानी 50,000। राइट। अब तीसरा देखिए, 1/4/2013 के बाद से, 1/4/2013 के बाद से सरकार ने क्या किया, जो लोग डिसेबल हैं या फिर जिनको डिजीज है ATDDB का, उनके लिए कर दिया 15%। भाई तुमको 15% तक अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये लोग डिजीज वाले लोग हैं और हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल लोग हैं, ठीक है। तो इनके लिए 15% कर दिया, बाकी के लिए 10% रहने दिया। तो अगर 1/4/2013 के बाद की बात आएगी तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किनके लिए बात हो रही है, हैंडीकैप्ड है कि नॉर्मल। अभी तक मैंने पर्सन नहीं बताया, लेकिन अगर मैंने डेट यहां पे लिखा 1/10/2013, तो पता है ये क्या हो गया, 1/4/2013 के बाद, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको ये पर्सन कौन है, ये नॉर्मल पर्सन है या फिर ये हैंडीकैप्ड है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन है या हैंडीकैप्ड है। अगर नॉर्मल पर्सन है तो 10% ही चलेगा, 50,000। लेकिन अगर ये हैंडीकैप्ड पर्सन है तो फिर कितना हो जाएगा, 15% तक मिल जाएगा, 75,000। लेकिन अगर 1/4/2013 के पहले की बात हो रही है तो फिर मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, दोनों पर्सन के लिए एक ही बात थी। यहां तक समझ में आया सबको। अच्छा, अगर प्रीमियम ही कम है तो, अगर प्रीमियम ही कम है, जैसे यहां पे प्रीमियम लास्ट वाले केस में 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, प्रीमियम कितनी है 70,000, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 70,000। ये तो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट हो गई, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट 20%, 10%, 10% एंड 20, 10 एंड 15। नाउ किन की बात कर रहा है यहां, इंश्योर्ड इज डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि हैंडीकैप्ड है। ATU में डिसेबल को डिफाइन किया गया है, ATU में, और या फिर वो डिजीज से सफर कर रहा है ATDDB के। ATDDB में खतरनाक बीमारियां लिखी हुई हैं, जैसे कि कैंसर, टीबी, एड्स, ठीक है। तो ATDDB भी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बीमारी और डिसेबिलिटी, एक बात बताइए पहले, क्या आप बीमारी और डिसेबिलिटी में अंतर समझते हैं। अगर आपका एक हाथ नहीं है तो आप बीमारी है आपको या आप डिसेबल है, जल्दी बताइए। आपका एक हाथ नहीं है तो आपको बीमारी है या आप डिसेबल है, डिसेबल हैं। अंडरस्टूड। आपका एक पैर काम नहीं करता है दोनों पैर है, एक पैर काम नहीं करता है, डिजीज है या डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी, आपका पैर काम नहीं करता है। आपको कैंसर है, टीबी है, ये बीमारी है, आपको डिजीज है। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग चश्मा लगा रखे हैं, मैंने भी चश्मा लगा रखा है, ये जो लोग चश्मा लगाते हैं वो डिसेबल है या डिजीज है, मतलब ये डिसेबिलिटी है या डिजीज है, बीमारी है। अच्छा नहीं कर पा रहे हो ना, चक्कर में पड़ गए होगे, सबको लग रहा होगा पता नहीं क्या है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमको, चश्मा लगाना डिजीज या डिसेबिलिटी, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए आपने आंसर लिख लिया होगा, ये मान रहा हूं। ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंड हो अगर आप, ब्लाइंडनेस क्या है, डिसेबिलिटी है, आंख काम नहीं करती है, यही तो मतलब हुआ, उसका कोई बीमारी थोड़ी ना हुई है हमको, आंख काम नहीं करती है, डिसेबिलिटी है ये। पता है ये जो चश्मा हम लगाए हैं ये भी एक सर्टेन परसेंटेज मेरी आंख काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी है, लेकिन यहां वाली डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, वो डिसेबिलिटी बड़ी वाली डिसेबिलिटी को यहाँ डिसेबिलिटी कहते हैं। जो हम लोग चश्मा लगाए ये भी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डिसेबिलिटी है,
बट यहां डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, यहां डिसेबिलिटी का मतलब होता है हैंडीकैप नहीं है, बंदा ब्लाइंड है सीधे, राइट। आंखें खराब होने का मतलब पूरा काम नहीं करते, मेरी भी आंखें खराब ही है, जो लोग भी चश्मा लगाते हैं उनकी आंखें थोड़ी खराब है, थोड़ी कम काम करती हैं, इसीलिए तो चश्मा लगाए हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। चलिए बहरहाल इस पे हम लोग को ज्यादा बात नहीं करनी है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, पता है एक 31 मार्च 2012 के पहले वाला मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए आपको, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो दुनिया भर के बच्चे हमको ज्ञान दे देंगे कि मेरे सर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज, बहुत सारी चीज रेलेवेंट नहीं है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो, ठीक है। अरे लॉ में तो लिखा हुआ रहेगा ही, क्योंकि लॉ तो बहुत पहले से बना हुआ है ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं मजबूर हो जाता हूं, आपके लिए मुझे ये लिखना पड़ता है, जबकि स्मार्ट स्टडी यही होती है कि ये नहीं लिखना चाहिए मुझे, मैं समझाता हूं क्यों। आइए बताऊं, एक बात बताइए, 2010 की पॉलिसी है, यही देखिए आप समझ जाएंगे, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए, यही ना 1/4/2012 के पहले की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, हमने 1,20,000 रुपए प्रीमियम जमा किया है। एक बात बताइए, 5 लाख रुपए की मात्र पॉलिसी है, तुम प्रीमियम 1,20,000 कंपनी ले रही है, ये पॉलिसी पता है मेच्योर कब हो गई होगी? हमको तो लगता है 1,20,000 है तो 1,20,000 1,20,000 4 साल दिए, 4,80,000 तो हो ही गया, 4,80,000 तो हम खुद ही 4 साल में दे दिए हैं, तो कंपनी हमको पैसा कब दे रही होगी? 10-20 साल बाद देगी क्या? 10 साल में हम पैसा कितना दे देंगे? आज ये 2010 का है, जरा सोचिए, 2010 की पॉलिसी है, अगर हम 10 साल भी प्रीमियम दिए हैं, अरे बहुत ज्यादा हो गया, 13-15 साल हो गया अब इसको, ठीक है, अगर हम 10 साल भी प्रीमियम दिए हैं तो भी 1,20,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए की प्रीमियम हो चुकी है, और इंश्योरेंस हुई है मेरी 5 लाख रुपए की, हम 12 लाख रुपए दे चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी मेच्योरिटी होगी तो हमको 5 लाख रुपए मिलेगा। अरे ये पॉलिसी कब की मेच्योर हो चुकी होगी? ये बात समझ में आई? जिसका 20% से ज्यादा प्रीमियम होगा वो पॉलिसी मेच्योर हो चुकी होगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1/4/2012 के पहले की पॉलिसी, जिसका जो भी प्रीमियम दिया हो वो पूरा अलाउड होगा प्रैक्टिकली आज की तारीख में, क्योंकि अगर 20% से ज्यादा है ना तो कब का मेच्योर हो चुकी होगी। अरे 20% का मतलब क्या हुआ यार? 5 साल में तो 100% पेमेंट आप खुद ही कर दिए, तो 5 साल में वो पॉलिसी मेच्योर हो चुकी होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। 5 साल में तो तुम खुद ही पैसा दे दिए, 20% एक साल में प्रीमियम दे रहे हो, तो 5 साल में तो तुम 100% प्रीमियम दे ही दिए, तो 2012 की पॉलिसी तो 2017 में मेच्योर हो चुकी होगी। तो कौन सी पॉलिसी 2012 के पहले की मेच्योर नहीं होगी? जिसका प्रीमियम 20% से कम होगा वही मेच्योर नहीं हुई, जिसका बहुत थोड़ा थोड़ा प्रीमियम होगा वही अभी तक मेच्योर नहीं हुई होगी। तो यानी प्रैक्टिकली आज की तारीख में 2012 के पहले की अगर किसी के पास भी पॉलिसी है तो उसकी जो भी प्रीमियम दे रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं वो अलाउड है पूरा। इसलिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है 1/4/2012 के पहले की पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और ये वेग एग्जांपल है, ये गलत एग्जांपल है, गलत एग्जांपल एकदम, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रैक्टिकली गलत बात मैंने लिख दी कि 5 लाख रुपए की प्रीमियम 1,20,000 दे रहे हैं, वो भी आज की तारीख में, 12 साल 15 साल बाद दे रहे हैं कोई। ठीक है, इतना प्रीमियम हो ही नहीं सकता ऐसी पॉलिसी का, अंडरस्टूड। इसलिए ये जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद कीजिए, ठीक है। करेंगे, एक और करेंगे, पॉलिसी टेकन ऑन 1/5/2017, नॉर्मल पर्सन है, 2 लाख की पॉलिसी है, 22,000 रुपये प्रीमियम दे रहा है, कितना अलाउ होगा? बताइए कितना अलाउ होगा? 10% मात्र अलाउ होगा, इसलिए कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। बताइए 1/5/2010 2019 को पॉलिसी ली गई है, ठीक है, नॉर्मल बंदा है, 20 लाख रुपए प्रीमियम में और 1,90,000 रुपए ही प्रीमियम में,
बताइए कितना अलाउ हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना अलाउ हो जाएगा। 10% तक अलाउ हो जाता है, यानी 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 1,90,000 ही प्रीमियम में अलाउ हो जाएगा। नहीं, आपने पढ़ा है कि ATC की पूरी लिमिट ही 1.5 लाख रुपया है, इससे ज्यादा तो पूरे सेक्शन में अलाउ नहीं होगा, तो कहां से 1,90 अलाउ हो जाएगा। राइट, ये ओवरऑल लिमिट है, उसकी वजह से ये रुक गया। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिएगा, इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी बेचती है, ठीक है, तो उसमें बताती है कि देखिए सम एश्योर्ड आपका इतना रुपया है, सम एश्योर्ड मान लीजिए बताती है 10 लाख रुपया है, तो इसका मतलब होता है कि बीमा 10 लाख रुपए की है, आपके लाइफ का रिस्क जो कवर किया जा रहा है वो 10 लाख रुपए का कवर किया जा रहा है, आपकी मृत्यु होगी तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा। हाँ, अगर वो मनी बैक पॉलिसी है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और 10 लाख रुपए मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर उसके पहले ही आप टपक गए, ऊपर चले गए, तो भी 10 लाख रुपए मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और वो एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें 20 साल के अंत पे आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, ठीक है, तो 20 साल पे 10 लाख रुपए मिलेगा, और अगर पहले ही टपक गए तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा, यानी आपकी लाइफ का जो रिस्क इंश्योर किया गया है वो 10 लाख रुपए का है। ठीक है, अब आजकल नया नया नाटक चल रहा है भाई, हर कंपनी, इतना कंपटीशन है मार्केट में, आप भी जानते हो कि नहीं, तो पॉलिसी को बेचने के लिए ना अट्रैक्शन पॉइंट में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती है। अब एक होता है आरओपी, ठीक है, क्या होता है ये, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे और आपकी सारी प्रीमियम भी वापस कर देंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा फायदे वाली बात होती है। अरे बेटा, सब एडजस्टेड है आपस में, सब एश्योर्ड कम कर दिया है। जैसे मान लीजिए आपसे प्रीमियम कितनी ली गई है, टोटल आपसे प्रीमियम जो ली गई है वो 4 लाख रुपए की ली गई है, ठीक है, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी अगर ये होगी तो पता है क्या कहा जाएगा, तो आपको 10 लाख रुपया नहीं बताया जाएगा दिया जा रहा है, तो फिर बोला जाएगा कि आपका सम एश्योर्ड है 6 लाख रुपया और हम आपको 4 लाख रुपया आरओपी देंगे, रिटर्न ऑफ प्रीमियम दे देंगे, हम आपकी प्रीमियम भी वापस कर देंगे। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं ये क्या होता है ये सब, ठीक है। या रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो समय होता है ना वो बहुत सालों बाद होता है, इतने पीरियड तक अगर आप पॉलिसी को रखते हो तो ही रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, या ऐसे भी 10-20 साल वाली पॉलिसी में रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम पता है किसमें होता है, जब आप 95 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए पॉलिसी ले लेते हो, ठीक है, कि हम 95 साल तक जब तक होंगे तब तक कवर, तो इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है कि उसके पहले तो टपक ही जाएगा, 95 साल तक जीता कौन है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी तो हालांकि 99 साल तक की भी पॉलिसी बेचती है, ठीक है, लेकिन उसको भी मालूम है कि जीता कौन है, जिएगा कहां कि इसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा, उसके पहले टपक लेगा और इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड मिलेगा, जितने का लाइफ कवर है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर होती है तो सम एश्योर्ड को अकॉर्डिंगली कंपनी एडजस्ट कर लेती है। तो अब आप ऐसे समझिए, सम एश्योर्ड दी देती है, बहुत सारी कंपनी रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी कहती है दे देंगे, आपकी प्रीमियम जितनी जमा हुई वो भी वापस कर देंगे, ठीक है। बहुत आश्चर्य मत होइएगा, 50 साल में अगर आपने 100 रुपया जमा किया ना, तो 50 साल में वो 100 रुपया कई हजार रुपए बन चुके होते हैं। तो अगर आपको प्रीमियम 100 रुपया वापस आ गई तो बहुत बड़ा एहसान नहीं हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस कंपनी कितने लंबे समय के लिए पैसा लिया आपसे ये भी तो देखिए, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट से वो पैसा कितना बड़ा हो गया है। सम एश्योर्ड को थोड़ा सा कम करके आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम के बोल देती है कि हम दे रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम देती है और साथ में देती है बोनस। कितने बच्चों को यह बात मालूम है, आज मुझे आप बताएंगे, और नहीं मालूम है तो बताइएगा, मुझे सर पता ही नहीं था ये बात। इंश्योरेंस कंपनी मात्र इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को सिर्फ 5% ऑफ प्रॉफिट देती है। इंश्योरेंस कंपनी जितना कमाती है ना, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 95% पॉलिसी होल्डर्स को देती है ये, और 5% शेयर होल्डर्स को देती है। जितना कमाएगी 95% पॉलिसी होल्डर्स में बढ़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बोनस, यही होता है बोनस। अब आप सच पूछिए तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को भी आज इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं,
ठीक है, कहते हैं अच्छा इतना पैसा देंगे इतना पैसा मिलेगा, मर जाएंगे तो मिलेगा ये तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, दुखी हो जाएगा अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट भी कभी पॉलिसी ऐसे बेचता है, अगर आप मर जाएंगे तो आपके घर वाले को इतना मिल जाएगा, नहीं बेचता। वो कहता है 10 साल तक इतना दीजिए आपको इतना मिलेगा। वो इंश्योरेंस का जो रियल क्रक्स है ना वो खुद ही दबा देता है, खत्म कर देता है। वो खुद ही नहीं बताता आपको कि इंश्योरेंस इसलिए कराया गया है क्योंकि आप मर जाएंगे तो आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। कहता है 10 साल तक इतना दीजिए या 20 साल तक इतना दीजिए फिर आपको इतना मिलेगा। और आप भी ऐसे ही सोचते हो, हाँ 20 साल तक इतना देंगे तो इतना हमको मिलेगा। लेकिन अगर आप सचमुच कैलकुलेशन करोगे ना, एक ट्रेडिशनल पॉलिसी अगर आप लेते हो इंश्योरेंस कंपनी की, तो आप देखेंगे आप 20 साल में जितना जमा कर रहे हैं मोटा मोटी उतना ही आपको मिल रहा है। 3-4% का ब्याज मिल रहा होगा, बस 3-4% का अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो उतना ही पैसा आपका आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको पैसा उतना नहीं मिलता है, आपको पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए फायदा तो होता है, और वो होता है बिकॉज ऑफ बोनस की वजह से। एक्चुअल में अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, मैं आपको बताऊं इंश्योरेंस कंपनी की, तो मोटा मोटी आप प्रीमियम भी 10 लाख रुपया ही भर देते हैं। हाँ, लेकिन आपको मिलता 10 लाख थोड़ी ना है, आपको उसमें 60% 70% बोनस मिल जाता है। इसलिए अगर आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी कराई है तो आपको 1,70,000 रुपए मिल रहा है, 1,60,000 रुपए मिल रहा है। तो वही तो फायदा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलता है वो ये तीनों मिलता है, ये तीनों मिलता है। लेकिन जो हम लोग परसेंटेज सीख रहे थे यहां पे, वो किसका परसेंटेज था? सिर्फ और सिर्फ सम एश्योर्ड का। यही समझाना चाहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है आपको सम एश्योर्ड, आरओपी, अगर आरओपी वाली पॉलिसी है तो, क्योंकि कुछ पॉलिसी आरओपी होती है, कुछ पॉलिसी आरओपी नहीं होती है, तो आरओपी नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन बोनस सबको मिल रहा है। तो यानी सम एश्योर्ड और बोनस तो सभी को मिल रहा है, प्लस आरओपी जिनकी रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी है, तो ये 3 चीज मिल रहा होगा। लेकिन जो हम परसेंटेज अप्लाई कर रहे थे वो किस पे कर रहे हैं अप्लाई? वो सम एश्योर्ड पे कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग बोनस, एक्सक्लूडिंग आरओपी। याद रहेगा आपको? एग्जाम में ये सब भी लिख के आपको कंफ्यूज कर सकता है कि द पॉलिसी इज ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, कैसे ऐसे ऐसे ये 3 चीज इंक्लूड करके, तो आप उसमें से सम एश्योर्ड का एलिमेंट देख लीजिएगा, उसी पे परसेंटेज अप्लाई कीजिएगा। हालांकि बोनस एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले से पता नहीं होता है, वो उस साल, जिस साल आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है ना, उस साल के प्रॉफिट के बेसिस पे बोनस मिलता है। तो बोनस इज नेवर एन फिक्स्ड एलिमेंट, बोनस इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अच्छा इसमें भी नाटक है। अब बोनस में भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट बना देती है। ठीक है, बोनस में अभी आपको बता देगी, कहेगी 3 लाख का बोनस तो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है कि वो अंदाज लगाती है कि भाई मेरा बोनस कितना रहता है। मेरा बोनस जनरली 50% से लेके 80% के बीच रहता है। ठीक है, यानी 10 लाख की पॉलिसी में 5 लाख से 8 लाख के बीच में बोनस रहेगा, जितना हम कमाते हैं उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज यही रहता है। तो 3 लाख की गारंटी देने में क्या जा रहा है? दे देते हैं, बाकी वेरिएबल बोल देते हैं। जो पॉलिसी ले रहा है वो भी खुश रहेगा यार कि 3 लाख तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, राइट। तो ऐसे भी बेचती है इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, अगर कम भी प्रॉफिट होगा तो वो गारंटी अगर दी इंश्योरेंस कंपनी तो देती है इतना पैसा, लेकिन वो इतना सेफगार्डेड चलती है ना इंश्योरेंस कंपनी की, उसको दिक्कत नहीं होती, उसको मालूम है कितना कमाई होगी, उससे बहुत कम देती है। जितना उसकी एवरेज भी इनकम चल रही होती है ना, प्रॉफिट चल रही होती है, उसका 25-30% ही देती है। मैं क्यों आपको इंश्योरेंस पूरा समझा रहा हूं, आइए। एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है, जिसपे आप परसेंटेज अप्लाई करते हो, सम एश्योर्ड। In relation to a life insurance policy shall mean the minimum amount assured under the policy on the happening of an insured event at the time during the term of the policy not taking into account. इसमें आप ये सब चीज नहीं लोगे। The value of any premium agreed to be returned. अगर प्रीमियम वापस करने की बात हो रही है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, आरओपी की बात हो रही है। Any benefit by way of bonus, बोनस की बात हो रही है, और otherwise over and above the sum actually assured. एक्चुअल सम एश्योर्ड के ऊपर जो भी बोनस वगैरह की बात हो रही है वो भी आप कंसिडर नहीं करेंगे, विच इज टू बी और मे बी रिसीव बाय द पॉलिसी बाय अ पर्सन। कैसा लगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में पढ़ के आपको? किस तरीके से आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है? तो ये थी पूरी बात लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड डिडक्शन की। और इनफैक्ट एटीसी खुद में बहुत बड़ा है। एटीसी का सिर्फ एक जो पेमेंट है, एटीसी में जो एक सिंगल डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आज की क्लास में हमने सिर्फ यही देखा, क्योंकि बाकी एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि एक दूसरी क्लास में पूरा कंप्लीट करूं एटीसी को।
तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी एटीसी का सिर्फ एक पोर्शन हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ही कंप्लीट किया है। विल स्टॉप हियर।